नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ट्रंप का पोप पर एक निशाना और बदले में आरोपों की बौछार। अब ट्रंप घिरते नजर आ रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने हॉर्मुज पर अपने कब्जे का दावा कर दिया है। ईरानी तेल और पैसों के मुद्दे पर अमेरिका चीन भी आमने सामने आ गए हैं। लेबनान में हालात बदतर होते जा रहे हैं, अस्पताल तक निशाने पर हैं। भारत में परिसीमन वर्सेस महिला आरक्षण की बहस कई मुद्दों पर अब सामने आ रही है। इन सभी खबरों पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इस बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। पोप लियो का ट्रंप पर निशाना, दुनिया बर्बाद कर रहे जंग के सौदा। ईरान पर अमेरिका का समुद्री शिकंजा, हर जहाज पर नजर। ईरान, अमेरिका, इस्राइल के बीच तुर्की ने बढ़ाया शांति का हाथ। IMF रिपोर्ट, 6वें नंबर पर फिसली भारतीय अर्थव्यवस्था। संसद में प्रियंका गांधी ने महिला आरक्षण पर मोदी सरकार को जमकर घेरा। कैमरून दौरे पर गए पोप लियो ने दुनिया के ताकतवर नेताओं पर सीधा और तीखा हमला बोला है। पोप ने बिना नाम लिए ट्रंप के लिए कहा कि दुनिया कुछ गिने चुने तानाशाहों की वजह से बर्बाद हो रही है, जो अरबों डॉलर जंग पर खर्च कर रहे हैं। तबाही मचाने में सिर्फ एक पल लगता है, लेकिन उसे फिर से बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। उन्होंने नेताओं पर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर ये नहीं देखना चाहते कि युद्ध में कितना पैसा जल रहा है, जबकि इलाज, शिक्षा और पुनर्निर्माण के लिए संसाधन अब बचे ही नहीं है। दरअसल ये बयान उस वक्त आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोप पर निशाना साधा था। इसके बाद पोप का ये बयान और ज्यादा अहम माना जा रहा है। वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट और टॉप जनरल डैन काइन ने बड़ा ऐलान किया कि अब जो भी जहाज ईरान को सपोर्ट करेंगे उसे बीच में समुद्र में रोक दिया जाएगा। जनरल केन ने साफ कहा कि ये नाकाबंदी हर तरफ उस जहाज पर लागू होगी जो ईरान के बंदरगाहों की ओर जा रहा है या वहां से निकल रहा है, चाहे वो डार्क फ्लीट ही क्यों ना हो। और अगर किसी ने आदेश नहीं माना तो अमेरिका ताकत के साथ हमला भी करेगा और ताकत इस्तेमाल करने में कभी पीछे भी नहीं हटेगा। सबसे बड़ा दावा हेग्सेट ने किया कि उन्होंने कहा कि हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही अब US नेवी कंट्रोल कर रही है, क्योंकि ईरान के पास अब कोई भी प्रभावी नौसेना बची ही नहीं है। अमेरिका का यह भी दावा है कि उसे पता है कि ईरान अपने सैन्य संसाधनों को कहां और कैसे शिफ्ट कर रहा है। अमेरिका और चीन के बीच अब टकराव खुलकर सामने आ गया है और वजह है ईरान से जुड़ा तेल और पैसा। चीन ने अमेरिका की उस धमकी पर कड़ा विरोध जताया है जिसमें 2 चीनी बैंकों पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने की बात कही गई थी। चीन ने साफ कहा कि ये एक तरफा कार्रवाई है, गैर कानूनी है और इसके लिए UN सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी तक नहीं ली गई। दरअसल अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने दावा किया कि अगर ये साबित हो गया कि चीनी बैंकों के जरिए ईरान का पैसा घूम रहा है तो उन पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे और जो देश ईरान का तेल खरीदेंगे उन पर भी अमेरिका कार्रवाई करेगा। इस पर बीजिंग ने साफ कर दिया है कि वो अपनी आर्थिक और रणनीतिक नीतियां खुद ही तय करेगा और किसी भी गैर कानूनी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। कुल मिलाकर ये सिर्फ तेल या बैंकिंग का मामला नहीं रहा, बल्कि अब ये अमेरिका चीन की सीधी टक्कर बनता जा रहा है और अगर ये टकराव बढ़ा तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेबनान में जंग के बीच अब अस्पताल भी सुरक्षित नहीं रहे हैं और हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के प्रमुख टेड्रोस अधानोम ने बड़ा अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अस्पताल, डॉक्टर, एम्बुलेंस और मरीजों की तुरंत सुरक्षा जरूरी है। दक्षिण लेबनान के टेब-9 गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर 12 और 14 अप्रैल को हुए 2 हमलों में भारी नुकसान हुआ। इमरजेंसी वार्ड और मेडिकल उपकरण तबाह हो गए। फार्मेसी और OPD भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कम से कम 11 हेल्थ वर्कर घायल हो गए। दरअसल 2 मार्च से इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच फिर से टकराव शुरू हुआ है और तभी से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। WHO के आंकड़ों के मुताबिक अब तक हेल्थ केयर पर 133 हमले हो चुके हैं, जिनमें 88 लोगों की मौत और 206 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, 15 अस्पताल और 7 सेंटर भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जबकि 5 अस्पताल और 56 हेल्थ सेंटर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। WHO ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तुरंत सुरक्षित और बिना रुकावट मानवीय मदद नहीं पहुंचने दी गई तो हालात और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। मरीजों को इलाज नहीं मिलेगा, मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा। ईरान, अमेरिका, इस्राइल के बीच तुर्की ने शांति का हाथ बढ़ाया है। तुर्की ने साफ कहा कि वो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत को हर तरह से सपोर्ट करता रहेगा और दोनों देशों से अपील की है कि बातचीत सकारात्मक और समझदारी भरी होनी चाहिए। नाटो का सदस्य होने के साथ साथ ईरान का पड़ोसी होने की वजह से तुर्की लगातार इस पूरे संकट पर नजर बनाए हुए है और अमेरिका, ईरान और मध्यस्थ पाकिस्तान के साथ लगातार संपर्क में भी है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि कोशिश यही है कि मौजूदा सीज फायर सिर्फ कुछ समय का न रहे, बल्कि स्थायी शांति में बदल जाए। इस हफ्ते तुर्की के अंटालिया
एंटालिया शहर में एक अहम बैठक भी होने वाली है, जहां पाकिस्तान, सऊदी अरब, इजिप्ट और तुर्की के विदेश मंत्री एक साथ बैठकर इस संकट पर बात करेंगे। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी कतर दौरे के बाद तुर्की पहुंचने वाले हैं। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट से मोदी का नाम गायब। IMF रिपोर्ट, 6वें नंबर पर फिसली भारतीय अर्थव्यवस्था। परिसीमन पर संसद में बहस तेज, सरकार और विपक्ष आमने सामने। संसद में प्रियंका गांधी ने महिला आरक्षण पर सरकार को घेरा। टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है, लेकिन इस बार इस लिस्ट में PM मोदी का नाम नहीं है। इस लिस्ट में राजनीति, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और एंटरटेनमेंट के दिग्गज शामिल हैं। दुनिया के बड़े नेताओं में ट्रंप, शी जिनपिंग, बेंजामिन नेतन्याहू, मार्को रूबियो और जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए टकाइची जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। वहीं साउथ एशिया से भी नई आवाजें उभरकर सामने आई हैं। नेपाल के PM बालेन शाह और बांग्लादेश के नेता तारिक रहमान को भी इस लिस्ट में जगह मिल गई है। सिर्फ राजनीति ही नहीं, टेक और बिजनेस की भी दुनिया में सुंदर पिचाई का नाम भी छाया हुआ है। एंटरटेनमेंट और कला की दुनिया में भी भारत का जलवा दिखा। बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर को इस लिस्ट में जगह मिली है। इतना ही नहीं, शेफ विकास खन्ना और यूट्यूब के हेड नील मोहन भी इस लिस्ट में शामिल है। लेकिन इस बार इस लिस्ट में PM मोदी का नाम नहीं है और इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2025 में दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था, यानी एक पायदान नीचे खिसक गया है। 2024 में भारत 5वें नंबर पर था, लेकिन अब UK और जापान आगे निकल चुके हैं। 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था करीब $3.92 ट्रिलियन आंकी गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गिरावट के बावजूद भारत की रफ्तार सबसे तेज तो बनी हुई है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत अब भी सबसे तेजी से बढ़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसी तेजी है तो फिर रैंकिंग क्यों गिरी? इसकी असल वजह यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी। IMF के मुताबिक रुपया 2024 में जहां करीब 84.6 प्रति डॉलर था, वहीं 2025 में ये 88.5 तक कमजोर हो गया है। और क्योंकि ग्लोबल रैंकिंग में डॉलर में तय होती है, तो इसका सीधा असर भारत की स्थिति पर पड़ा है। संसद में परिसीमन और महिला आरक्षण पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। इसी मुद्दे पर PM मोदी भी लोकसभा में बोले कि इतने सालों से महिला आरक्षण टलता रहा, अब और देरी नहीं होनी चाहिए। PM मोदी ने जोर देकर कहा कि ये बिल किसी एक पार्टी या सरकार के फायदे के लिए नहीं है, न ट्रेजरी बेंच के लिए, न मोदी के लिए, बल्कि पूरे देश और लोकतंत्र के लिए है। उन्होंने कहा कि देश की बहनों पर भरोसा कीजिए, 33% महिलाएं संसद में आएंगी और वो फिर से खुद ये तय कर लेंगी कि उनके भीतर किसे कितना हक मिलना चाहिए। PM मोदी ने ये माना कि 2023-24 में भी इसे लागू करने की मांग उठी थी, लेकिन समय की कमी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया था। अब उन्होंने साफ कहा है कि देश को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, हमें एक राष्ट्र की तरह सोचना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर भी तंज कसते हुए कहा कि अगर क्रेडिट लेना है तो ले लीजिए, मैं ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इतना लंबा भाषण दिया, लेकिन हम उसमें परिसीमन शब्द ही ढूंढते रह गए। उन्होंने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार इस प्रावधान के जरिए परिसीमन के संवैधानिक सुरक्षा कवच को कमजोर कर रही है। वेणुगोपाल ने साफ कहा कि PM सिर्फ महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, जबकि ये बिल तो 2023 में ही सर्वसम्मति से पास हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से 3 बड़े सवाल भी पूछे। उन्होंने पूछा कि जब सबकी सहमति थी तो महिला आरक्षण 2024 में क्यों नहीं लागू किया गया? विपक्ष का आरोप है कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन जैसे बड़े मुद्दे को छिपाने की कोशिश कर रही है। संसद में महिला आरक्षण को लेकर बहस के बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। प्रियंका गांधी ने सीधा PM पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर आप सच में ईमानदारी से ये ऐतिहासिक कदम उठाते तो पूरा संसद एकजुट होकर इसे पास करता। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं के मुद्दे को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ये प्रधानमंत्री के पद और जिम्मेदारी के खिलाफ है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लोकसभा में कहा कि आज प्रधानमंत्री के भाषण से लगा कि भाजपा ही महिला आरक्षण की चैंपियन, प्रस्तावक और सबसे बड़ी समर्थक रही है, जबकि ये कह रहे थे कि इनको श्रेय नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि महिला आरक्षण के पक्ष में डट कर खड़ी हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि आज की चर्चा दरअसल महिला आरक्षण पर है ही नहीं, ये तो सिर्फ बिल में राजनीति घुली मिली है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले CM ममता ने BJP पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता ने दावा किया
कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान बम धमाका कराने की साजिश रच रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पहले धमाके कराए जाएंगे और फिर उसी मामले की जांच के लिए एनआईए को मैदान में उतारा जाएगा। उनका कहना है कि ये पूरी रणनीति राजनीतिक फायदा लेने के लिए बनाई जा रही है। ममता ने चेतावनी भी दी कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है ऐसी किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल के कई बड़े आईएएस और आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर दूसरे राज्यों में कर दिया था। इसी फैसले के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने साफ कहा कि मामला अहम जरूर है, लेकिन चुनाव के पहले चरण को देखते हुए अभी इस पर सुनवाई नहीं की जाएगी। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट भी इस याचिका को खारिज कर चुका था। हाईकोर्ट ने कहा था कि बड़ी संख्या में अफसरों का ट्रांसफर अपने आप में गलत या पक्षपातपूर्ण नहीं माना जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि चुनाव आयोग का फैसला बरकरार रहेगा। ट्रांसफर किए गए अफसर अब अपनी नई पोस्टिंग पर ही रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.